मुझे अभी शादी के झमेले में पड़ने का कोई शौक नहीं है बाबा। ना ही मेरे पास इस सब के लिए टाइम है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा सारा फोकस अभी अरहम टेक्सटाइल्स को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने पर है। इसीलिए खुदारा मुझे शादी से दूर ही रखें तो बेहतर है। अरहम ने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए इंतहाई फैसलाकुन और स्पार्ट लहजे में अपनी बात कही। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी और आंखों में वो ठहराव था जो सामने वाले को बहस करने से पहले ही खामोश करवा देता था। ताहिर साहब ने अपने बड़े बेटे की तरफ देखा, जो अपनी सफ़ेद कड़कड़ाती हुई कमीज़ और सियाह वेस्टकोट में मलबूस नाश्ते की मीज़ पर किसी बोर्ड मीटिंग के हेड की तरह लग रहा था। बेगम सलमा ने फिक्रमंदी से अपने शौहर की तरफ देखा, फिर नरमी से अरहम से मुखातिब हुई। बेटा, तुम घर के बड़े बेटे हो, माशाल्लाह 20 साल के हो चुके हो। हमारे अरमान है कि पहले तुम्हारे सर पर सहरा सजे, तुम्हारी बाद ही हम रुहेल के बारे में सोच सकते हैं। खानदान वाले क्या कहेंगे, बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है और छोटे की शादी कर दी। अरहम ने गहरी सांस ली और अपनी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी की तरफ देखा। फिर तहम्मुल से बोला, अम्मी जान, खानदान वालों का काम बातें बनाना है और मेरा काम बिजनेस संभालना। अगर आप लोगों को शादी का इतना ही शौक है तो रूहील की शादी कर दें। वैसे भी उसकी मंगनी तो बचपन से तय है जोया के साथ, तो बेहतर है इन दोनों का घर बसा दे। मेरे लिए अभी ये मौजू बंद कर दें। ताहिर साहब ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर सर हिला दिया। शायद अरहम ठीक कह रहा है सलमा। रूहील वैसे भी लापरवाह है। शायद शादी के बाद सुधर जाए और जिम्मेदारी का एहसास कर ले। जोया हमारे घर की बच्ची है, मेरे भाई आसिफ की इकलौती बेटी है। इससे बेहतर हमारे लिए और कौन हो सकती है। चलो मैं आज ही आसिफ से बात करके तारीख पक्की करता हूँ। अरहम ने इत्मीनान से सर हिलाया और नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ। थैंक यू बाबा, मेरा मसला हल करने के लिए। अब मैं सुकून से ऑफिस जा सकता हूँ। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ लाउंज से बाहर निकल गया। उसी रोज दोनों भाइयों ने तारीख पक्की कर दी और हवेली में हर तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। दूसरी तरफ हवेली के मशरिक के हिस्से में, जो आसिफ साहब और उनकी फैमिली के ज़ेरे इस्तेमाल था, वहाँ खुशियों का समा था। जोया अपने कमरे में बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठी थी और उसके सामने शादी के जोड़ों के ढेर लगे हुए थे। उसकी कज़न और सहेली रिदा उसे छेड़ रही थी। उफ़ अल्लाह जोया, तुम तो अभी से रोहेल भाई के रंग में रंग गई हो। ये वाला कलर देखो, रोहेल भाई को पीच कलर बहुत पसंद है। याद है पिछली ईद पर उन्होंने तुम्हारी कितनी तारीफ की थी। जोया ने शर्माते हुए दुपट्टा मुंह में दबा लिया। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में एक अनजानी चमक थी। उसके लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ रूहेल था। वो बचपन ही से सुनती आई थी कि वो रूहेल की अमानत है। उसने कभी रूहेल के अलावा किसी मर्द का तस्वुर भी नहीं किया था। वो धीमी आवाज़ में बोली, हाँ रिदा, मुझे याद है, इसीलिए तो मैंने ये जोड़ा निकाला है। मैं रूहेल की पसंद से हटकर कुछ नहीं पहनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी पर सब कुछ वैसा ही हो जैसा रूहेल चाहता है। वो खुश होगा तो मेरी जिंदगी खुद ब खुद संवर जाएगी। रिदा ने उसे प्यार से देखा। हाय ओ दीवानी लड़की। अल्लाह करे तुम्हारे नसीब अच्छे हों। वैसे अरहम भाई से तो मुझे डर लगता है। शुक्र है तुम्हारा पाला उनसे नहीं पड़ा। वो तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। रुहेल भाई तो फिर भी हंसमुख हैं। तो जोया मुस्करा दी। इधर रुहेल अपने कमरे में दरवाज़ा लॉक किए मुसलसल चक्कर काट रहा था। मोबाइल उसके कान से लगा हुआ था और माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। दूसरी तरफ शीजा की जज्बाती और तंजिया आवाज़ आ रही थी। वाह रोहेल, तुम इतने बुज़दिल निकले। मुझे तो लगा था तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम तो घर वालों के पालतू निकले। वो जहाँ चाह रहे थे तुम्हारी रस्सी खींच रही हैं और तुम दुम हिलाकर उनके पीछे जा रहे हो। अरे कुछ तो गैरत दिखाओ। रोहेल ने बेचारगी से कहा। शीजा प्लीज समझने की कोशिश करो। डैड और अरहम भाई ने फैसला कर लिया है। तारीख पक्की हो चुकी है। अब मैं पीछे हटा तो घर में क़यामत आ जाएगी। और जोया, वो मेरी कज़न है, मैं उसे इनकार कैसे करूं? शीजा ने कहकहा लगाया। ओह, तो अब तुम्हें उस पेंडू जोया का ख्याल आ रहा है, जिसे दो लफ्ज़ अंग्रेजी के बोलने नहीं आते, जो तुम्हारी स्टेटस के साथ कहीं खड़ी भी नहीं हो सकती। रोहेल, सोच लो, सारी जिंदगी इस बहनजी टाइप लड़की के साथ खुद खुद कर जीना है या मेरे साथ आज़ाद और लाइफ को एंजॉय करना है? अगर तुमने इससे शादी की तो मेरा नंबर डिलीट कर देना। मैं किसी और की होने वाली चीज़ को मुंह नहीं लगाती। रोहेल के जहन पर शीजा का जुनून सवार था। उसने घबरा कर कहा, नहीं शीजा, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बताओ मुझे क्या करना होगा। शीजा ने सर्द लहजे में कहा, अगर मर्द हो तो निकाह से पहले घर से निकल जाना। शादी वाले दिन तमाशा बनेगा, तभी तुम्हारे घर वालों की अकल ठिकाने आएगी। भाग जाओ रोहिल,
वरना पछताओगे। और रोहिल जो कच्चा जहन और लापरवाह लड़का था, इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गया। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेगा। शादी का दिन आन पहुंचा। पूरी हवेली रोशनियों में नहाई हुई थी। मेहमानों की गहमा गहमी उरूज पर थी। ताहिर साहब और आसिफ साहब सीना ताने मेहमानों को खुशामदीद कह रहे थे, और अरहम ब्लैक शेरवानी में मलबूस इंतहाई पुरवकार और रौबदार लग रहा था। वो हर इंतजाम का खुद जायजा ले रहा था, क्योंकि वो काम में जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था। अंदर जनाना हिस्से में जोया सुर्ख अरूसी जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। जेवरात से लदी फदी, मगर उसका दिल नामालूम खौफ से धड़क रहा था। बारात के इस्तकबाल का वक्त हो चुका था। ताहिर साहब ने अरहम को इशारा किया, अरहम बेटा जाओ, रुहेल को ले आओ। मौलवी साहब निकाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है। अरहम सर हिलाकर ऊपर वाली मंजिल की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर संजीदगी। वो सोच रहा था कि चलो शुक्र है रुहेल की शादी हो रही है, अब घर में सुकून रहेगा। उसने रुहेल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रुहेल, दरवाज़ा खोलो, सब इंतजार कर रही हैं। कोई जवाब नहीं आया। अरहम ने दोबारा दस्तक दी, फिर झुंझलाकर हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर अरहम के कदम वहीं जम गए। कमरा खाली था। दूल्हा की शेरवानी बिस्तर पर वैसे ही पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल पर एक कागज़ का टुकड़ा उड़ रहा था। अरहम ने तेजी से आगे बढ़कर वो कागज़ उठाया। उस पर रुहेल की लरसती हुई लिखाई थी, बाबा और अरहम भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं जोया के साथ खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। अरहम के माथे की रगें तन गईं। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा उमड़ आया। उसने कागज़ को मुट्ठी में इतनी जोर से भींचा कि नाखून हथेली में चुभ गए। वो दांत पीस कर रह गया। बुज़दिल आदमी ऐन वक्त पर पीठ दिखा गया। वो तेज कदमों से नीचे आया। उसका चेहरा बता रहा था कि कोई कयामत टूट चुकी है। ताहिर साहब उसे अकेला आता देखकर आगे बढ़े। क्या हुआ अरहम? रुहील कहाँ है? अरहम ने माथा मसला और वो कागज़ खामोशी से ताहिर साहब के हाथ में दे दिया। ताहिर साहब ने कांपते हाथों से वो तहरीर पढ़ी। उनके चेहरे से खून निचड़ गया। उन्होंने सीने पर हाथ रखा और लड़खड़ाए। अरहम, ये ये क्या किया इस नालायक ने? हमारी इज्जत, हमारी पगड़ी, मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? और इसके साथ ही वो ज़मीन पर गिरने लगी। हॉल में कोहराम मच गया। औरतें चीखने लगीं। बेगम सलमा और जोया की अम्मी बेगम रिफत दहाड़े मारकर रोने लगीं। ताहिर साहब सख्ती में आ गई। जोया तक जब ये खबर पहुंची तो वो पत्थर की हो गई। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले, बस वो खला में घूरने लगी। जिस बचपन की मंगनी को वो मोहब्बत समझती थी, वो एक पल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। और अरहम ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर ताहिर साहब को चेक करके हटा। उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ था। कमरे में खौफनाक सन्नाटा था। सिर्फ बेगम सलमा की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। ताहिर साहब ने नीमवा आंखों से अरहम को देखा, जो उनके सरहाने खड़ा जब्त किए हुए था। ताहिर साहब ने लरसता हुआ हाथ उठाकर अरहम का हाथ थाम लिया। उनकी आवाज़ डूब रही थी। अरहम, मेरी पगड़ी तुम्हारे पैरों में है बेटा। अगर आज शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मेरे भाई की इज्जत खाक में मिल जाएगी। जोया बेटी सारी उम्र किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मेरी लाज रख लो अरहम। अरहम ने तड़प कर बाप को देखा। वो समझ गया था कि वो क्या कह रही हैं। उसका दिल चाहा कि इनकार कर दे। वो जोया से शादी, वो तो उसे सिर्फ एक छोटी कज़न समझता था, लेकिन सामने बाप की ये हालत और ख़ानदान की इज्जत, ये फैसला मोहब्बत का नहीं था। ये फैसला अना, गैरत और खूनी रिश्ते का था। उसने एक नज़र कोने में बैठी जोया पर डाली, जो अपनी ही ज़ात में सिमटी हुई कोई बेजान सी चीज़ लग रही थी। अरहम ने गहरी सांस ली और अपनी तमाम ख्वाहिशात और उसूलों का गला घूंटा और बाप का हाथ दबाकर भारी लहजे में बोला, आप फिक्र ना करें बाबा, बारात वापस नहीं जाएगी, मैं तैयार हूँ। निकाह हो गया, मगर ये एक ऐसा निकाह था, न कोई मुबारकबाद, न कोई कह कहा, बस एक सौगवारी थी जो पूरे घर में छाई हुई थी। जोया को दुल्हन बनाकर अरहम के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कमरा जो हमेशा उसके लिए ममनुआ इलाका था, जहां वो अरहम की मौजूदगी में आने से भी घबराती थी, आज उसी कमरे में बतौर मिसेज अरहम मौजूद थी। वो बिस्तर के किनारे सिमटी बैठी थी। उसका वजूद कांप रहा था। सदमे और खौफ ने उसे जकड़ रखा था। कमरे में सिर्फ उसकी सिसकियों की आवाज़ थी, रुहेल का धोखा और फिर अचानक अरहम के साथ निकाह। ये सब उसके दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरस रहा था। दरवाज़ा खुला और अरहम अंदर दाखिल हुआ।
उसने शेरवानी उतारकर सोफे पर फेंकी और जोया के करीब आया। जोया की रोने की आवाज़ तेज हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पैनिक अटैक की वजह से उसका दम घुट रहा था। अरहम ने फौरन सूरत हाल को भांप लिया। वो तेजी से उसके पास बिस्तर पर बैठा और उसके कंधे थाम लिए। जोया, खुद को संभालो। जोया का चेहरा पसीने से शराबोर था और वो हाँप रही थी। अरहम ने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया और उसके होंठों से लगा दिया। पियो इसे। जोया के दांत ग्लास से टकराकर बज रहे थे। अरहम ने एक हाथ से उसकी कमर को सहारा दिया और दूसरे से जबरदस्ती पानी पिलाया। फिर उसने ग्लास रखकर अपने दोनों हाथों से जोया का चेहरा थामा और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। उसकी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई नर्म और मजबूत लहजे में बोला, जोया, मेरी तरफ देखो, सांस लो। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए एक भयानक ख्वाब है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रूहेल ने जो किया उसकी माफ़ी नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि अब तुम मेरी बीवी हो। और यकीन रखो, अरहम अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागता। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम यहाँ महफूज हो। अरहम के लहजे में जो यकीन और तहफ़्फ़ुज़ था, उसने जोया के दिल पर मरहम का काम किया। वो अरहम को एक सख्त गिर इंसान समझती थी। इस वक्त उसके नर्म लम्स और धीमे लहजे पर हैरान भी थी और जज्बाती भी। वो फूट कर रो पड़ी और सर झुका लिया। अरहम ने उसे रोका नहीं। वो उसके पास मजीद खिसक कर बैठ गया। उसने अपना हाथ जोया की कमर पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता मसलने लगा ताकि उसके पट्टों का खिंचाव कम हो। रिलैक्स जोया, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। ये अरहम का वो रूप था जो दुनिया से छुपा हुआ था, इंतहाई शफीक और मेहरबान। कुछ देर बाद जब जोया की सिसकियां कम हुई तो अरहम ने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर इंतहाई नरमी से उसके आंसू साफ किए। जोया ने झिझक कर पीछे होना चाहा, मगर अरहम ने उसे रोक के रखा। उसने जोया को आहिस्तगी से बिस्तर पर लिटाया। जोया थकन और कमजोरी से निढाल हो चुकी थी। अरहम ने उसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया। फिर एक लम्हे के लिए उसके मासूम और उदास चेहरे को देखा। एक अजीब सी कशिश और हमदर्दी ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो झुका और जोया की पेशानी पर अपने लब रख दिए। ये बोसा हवस का नहीं था, ये तहफ़्फ़ुज़ की मोहर थी। ये वादा था कि अब तुम मेरी पनाह में हो। जोया ने आंखें मूंद ली। इस लम्स ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया था। अरहम ने लाइट ऑफ की और खुद सोफे पर बैठ गया। सुबह हुई तो जोया की आंख भारी सर के साथ खुली। रात भर के जहनी दबाव और खाली पेट होने की वजह से उसे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि अरहम कमरे में नहीं है। वो वॉशरूम जाने के लिए बेड से उतरी, मगर पैर जमीन पर रखते ही दुनिया घूम गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो चकरा कर गिरने लगी। ऐन इसी वक्त बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अरहम जो तैयार होकर बाहर निकल रहा था, उसने ये मंजर देखा। वो चींटी की किसी तेजी से लपका और जोया को जमीन पर गिरने से पहले अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया। जोया का सर अरहम की चौड़े सीने से टकराया। अरहम ने घबराहट और गुस्से की मिली जुली तासुर के साथ कहा, ध्यान से जोया, खुद को मारने का इरादा है क्या? जोया ने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की और नहीफ आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ, बस चक्कर आ गया था, मैं चल लूँगी। मगर उसकी पैर कांप रही थी। अरहम ने उसकी बात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। तुमसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा और दावे कर रही हो। इसने एक ही पल में जोया को अपनी गोद में उठा लिया तो जोया का सांस हलक में अटक गया। अरहम प्लीज नीचे उतारें, कोई देख लेगा, जोया ने घबरा कर कहा तो अरहम ने लापरवाही से कहा, देखने दो, तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर नहीं। वो उसे इसी तरह बाजू में उठाए कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे लाउंज में मुलाजिम नाश्ता लगा रहे थे और कजिन्स भी मौजूद थे। सबकी नजरें जब सीढ़ियों पर उठीं तो सब दंग रह गए। वो अरहम जो अपनी परछाई से भी दूर रहता था, आज अपनी दुल्हन को बच्चों की तरह उठाए ला रहा था। कजिन्स ने एक दूसरे को कुहनियां मारी और दबी दबी मुस्कुराहटों का तबादला हुआ, मगर अरहम के चेहरे पर वही रिवायती संजीदगी थी। उसने किसी की परवाह किए बगैर जोया को लाकर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर इंतहाई एहतियात से बिठाया, जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो जो जरा सी ठोकर से टूट जाएगी। जोया शर्म से पानी पानी हो रही थी और नजरें नहीं उठा पा रही थी, मगर दिल के किसी गोशे में उसे ये एहसास अच्छा लगा था कि कोई है जो उसे गिरने नहीं देगा। नाश्ते की मेज का माहौल अभी भी सोगवार था। बेगम सलमा का चेहरा सूजा हुआ था और शदीद गुस्से में थी। उनके नज़दीक इस सारे फसाद की जड़ जोया थी।
अगर वो इतनी ही बाकमाल होती तो रोहेल क्यों भागता? जूं ही जोया ने लरसते हाथों से ब्रेड की तरफ हाथ बढ़ाया, बेगम सलमा का जब्त टूट गया। उन्होंने जहर में बुझे लहजे में तंज किया, वाह, बड़े मज़े से नाश्ता किया जा रहा है। इधर मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। उस मनहूस लड़की को देखो, शर्मो हया ही नहीं है। पता नहीं क्या नहूसत लेकर आई है कि आते ही मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। जोया का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। नवाला जैसे हलक में कांटी की तरह चुभ गया। उसकी आंखों में फिर से आंसू तैरने लगी। वो सर झुकाकर अपनी सिसकियां दबाने लगी कि अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। अरहम ने अपना चम्मच प्लेट में इतनी जोर से पटका कि प्लेट ही चटक गई। मेज पर बैठे सब लोग सहम कर उछल पड़े। अरहम ने कुर्सी पीछे धकेली और खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सख्त और हतमी लहजे में कहा, बस अम्मी जान, बहुत हो गया। मैं आखिरी बार ये अल्फाज सुन रहा हूँ। जोया अब मिसेस अरहम है, इस घर की बहू और मेरी इज्जत। इसके खिलाफ एक भी लफ्ज मेरी तौहीन समझा जाएगा। रुहेल अपनी कमीनगी और बुजदिली की वजह से भागा है। इसमें इस मासूम का कोई कसूर नहीं। खबरदार जो आज के बाद किसी ने जोया को इस मामले का जिम्मेदार ठहराया। बेगम सलमा हक्का बक्का रह गई। अरहम ने जोया के कंधे पर हाथ रखा, जो हैरत और तशक्कुर से अपने शौहर को देख रही थी। ये पहला लम्हा था जब उसे अरहम अपना मुहाफिज नजर आया। अरहम ने नरमी से उसे देखा और हुक्म दिया, नाश्ता करो जोया। और उसने खुद अपने हाथ से जोया की प्लेट में टोस्ट रखा। जोया ने एक भीगी हुई नज़र अरहम पर डाली और फिर सर झुकाकर बमुश्किल निवाला हल्क से उतारा। उसकी दिल में जो तूफान बरपा था, उसमें अरहम की ये हिमायत एक ठंडी हवा की झोंकी की तरह महसूस हुई थी। नाश्ते की मेज पर छाई हुई खलीज अब भी बरकरार थी। यकीनन अरहम के एक जुमले ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए थे। बेगम सलमा ने नफरत से मुंह फेर लिया और बेगम रिफत ने तशक्कुर भरी नजरों से अपने दामाद को देखा, जो उनकी बेटी की ढाल बन चुका था। अरहम ने अपना नाश्ता अधूरा छोड़ा और कुर्सी पीछे धकेलते हुए खड़ा हो गया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वापसी पर देर हो जाएगी, उसने स्पार्ट लहजे में इत्तिला दी और जोया की तरफ देखे बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। जोया उसे जाता हुआ देखती रही। ये शख्स एक मुअम्मा था। कभी इतना सख्त के पत्थर पिघल जाए और कभी इतना नरम के दिल मोह ले। अगले चंद दिन हवेली में एक अजीब से दबाव के तहत गुजरे। जोया ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया। वो रुहेल के दिए गए जख्मों को कुरीदती रहती। उसका वजूद एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, न खाने का होश न पहनने का। वो घंटों खिड़की के पास बैठकर खला में घूरती रहती। अरहम सुबह सवेरे ऑफिस निकल जाता और रात गए वापस आता। वो जोया की हालत देखता तो उसके माथे पर शिकनी पड़ जाती, मगर वो खामोश रहता। लेकिन एक रात जब वो घर लौटा तो कमरे में खूब अंधेरा था। जोया बिस्तर पर घुटनों में सर दिए बैठी थी। अरहम ने लाइट ऑन की तो जोया की आंखों की सूजन बता रही थी कि वो फिर से रोती रही है। अरहम गजब जवाब दी गया। उसने अपना लैपटॉप बैग में सोफे पर रखा और संजीदगी से चलता हुआ जोया के सामने आ खड़ा हुआ। जोया, कब तक इस तरह बंद कमरे में घुटती रहोगी? कब तक उस इंसान के लिए आंसू बहाओगी जो तुम्हारे एक आंसू का भी हकदार नहीं? जोया ने खाली नज़रों से उसे देखा और फिर नज़रें झुका ली। मेरा दिल नहीं लगता अरहम, मुझे कहीं जाने की ख्वाहिश नहीं है। अरहम ने सख्ती से उसका बाजू थाम कर उसे खड़ा किया। दिल लगाना पड़ता है जोया, जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, यूनिवर्सिटी में टॉप करती रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ घर के कोनों में बैठकर अपनी सलाहियतें ज़ाया करो। कल से तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो। जोया ने हैरत से सर उठाया। यूनिवर्सिटी? लेकिन अरहम, इस हाल में लोग क्या कहेंगे? अरहम ने उसकी ठोड़ी पकड़ी, उसका चेहरा ऊंचा किया। लोगों का काम है कहना, और मेरा काम तुम्हें इस दलदल से निकालना है। मैंने तुम्हारी फीस जमा करवा दी है। कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप करूंगा। अरहम का लहजा इतना हतमी था कि जोया को इनकार की जुर्रत नहीं हुई। उसने अरहम की आंखों में अपने लिए अजीब सी फिक्र देखी जो उसे इनकार करने से रोक रही थी। अगली सुबह गाड़ी में सफ़र के दौरान खामोशी थी। अरहम ड्राइविंग सीट पर था और जोया साथ वाली सीट पर बैठी बाहर भागते दरख्तों को देख रही थी। रेडियो पर धीमी आवाज़ में कोई पुराना गाना चल रहा था। अरहम ने कनखियों से जोया को देखा, जो अभी भी उदास लग रही थी। उसने गला साफ किया और पुरसुकून लहजे में बोला, जोया देखो,
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ख्वाब टूटे हैं और कांच के रेजे चुभते हैं, लेकिन याद रखना, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की भी ज़रूरत ना पड़े, ना मेरी और ना किसी और की। औरत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी ज़ात और उसका शऊर होता है। रोहेल एक कमज़ोर मर्द था जो हालात का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कमज़ोर ना बनो। जोया ने झांक कर अरहम की तरफ देखा। ये अल्फाज उसके दिल में उतरते चली गई। उसने पहली बार गौर किया कि अरहम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि गहरी सोच रखने वाला इंसान है। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया अरहम, मुझे संभालने के लिए। अरहम के होंठों पर एक भीनी सी मुस्कुराहट उभरी। ये मेरा फ़र्ज़ है जोया, और शायद हक भी। यूनिवर्सिटी जाने से जोया की रूटीन में काफ़ी तब्दीली आई थी। उसका जहन बंटने लगा था। शाम को जब वो वापस आती तो अरहम अक्सर घर पर होता था। दोनों अब शाम की चाय इकट्ठे पीते थे। बातें कम होती थी, मगर खामोशी में एक अनकही समझौता था। अरहम अक्सर अपना काम करते हुए जोया की पढ़ाई में मदद भी देता था। वो एक बेहतरीन मेंटोर साबित हो रहा था। एक शाम जोया लाउंज में बैठी अपने फाइनल प्रोजेक्ट की फाइल तैयार कर रही थी। अरहम सोफे पर बैठा कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। जोया कुछ उलझी हुई लग रही थी। अरहम ने नोट किया और फाइल एक तरफ रखकर उसके पास आ गया। क्या हुआ? कहाँ फंस गई हूँ? अरहम ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। जोया ने झुंझलाकर कहा, ये थीसिस स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही, बहुत पेचीदा है। अरहम मुस्कुराया और उसके हाथ से कलम लेकर कागज पर झुक गया। लाओ मुझे दिखाओ, उसे समझाने लगा। उसके सर एक दूसरे के करीब थे। अरहम की तवज्जो कागज पर थी, जबकि जोया की नजरें अरहम के चेहरे पर टिक गईं। उसकी लंबी पलकें, तीखा नाक और संजीदा तासुर। वो बेख्तियार उसके खदोखाल में खो सी गई थी। अचानक जोया के माथे पर बिखरी हुई एक लट फिसलकर उसकी आंखों के आगे आ गई। जोया ने फूंक मारकर हटाना चाहा, मगर वो जिद्दी लट दोबारा वहीं आ गिरी। अरहम की नज़र उठी और उसने जोया की इस कोशिश को देखा। उसके हाथ रुक गए। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया। अरहम ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया। अरहम की उंगलियों ने इंतहाई नरमी से वो लट पकड़ी और उसे जोया के कान के पीछे कर दी। इस अमल के दौरान अरहम की उंगलियां जोया के नर्म और नाजुक गाल से मस हुईं। एक बरकी रोशनी दोनों के जिस्मों में दौड़ गई। अरहम का हाथ वहीं रुक गया। उसकी उंगलियां जोया के गाल को छू रही थीं और नजरें जोया की आंखों में जमी थीं। जोया की पलकें लरजने लगीं। उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि अरहम सुन लेगा। अरहम की आंखों में सताइश और जज्बात का एक ऐसा तूफान था जिसने जोया को अपनी जगह मुंजमिद कर दिया। अरहम ने सरगोशी के अंदाज में कहा, ध्यान किधर है तुम्हारा? जोया ने घबरा कर नजरें झुकाईं और हिकलाते हुए बोली, वो बस बाल तंग कर रहे थे। अरहम ने गहरी सांस ली और पीछे हट गया। मगर इस लम्स की तपिश देर तक जोया के चेहरे पर महसूस होती रही। दिन गुजरते गए, जिंदगी का मामूल बेहतर होने लगा। कुछ दिन बाद एक रात तूफानी बारिश हो रही थी। खिड़कियों के शीशे हवा के दबाव से बज रहे थे। अचानक जोरदार कड़क के साथ बिजली चली गई। हवेली में जनरेटर ऑन होने में हमेशा चंद मिनट लगते थे। जोया, जो अरहम की स्टडी में उसे कॉफ़ी देने आ रही थी, घुप अंधेरे में घबरा गई। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और वो रास्ते का अंदाज़ा नहीं लगा सकी। अरहम लाइट, वो खौफजदा होकर पुकारी और अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ी। अचानक उसका पाँव कालीन के किनारे से उलझा और वो लड़खड़ा कर गिर गई। उसके मुंह से चीख निकली, मगर जमीन पर गिरने से पहले दो मजबूत हाथों ने उसे कमर से थाम लिया। ये अरहम था, जो मोबाइल की टॉर्च जलाने ही वाला था कि जोया इससे आ टकराई। कॉफ़ी का मग हाथ से छूटकर कालीन पर गिर गया, मगर जोया अरहम के हिसार में थी। अंधेरे में दोनों की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अरहम ने उसे खुद से करीब कर लिया ताकि वो गिर न सके। जोया के दोनों हाथ अरहम की सीने पर थी, जहां उसे अरहम की दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। जोया, तुम ठीक हो? अरहम की भारी आवाज़ उसके कान के बिल्कुल करीब सुनाई दी। उसकी गर्म सांसें जोया की गर्दन को छू रही थीं। जोया का पूरा वजूद कांप रहा था। जी, मैं, वो बमुश्किल बोल पाई। उसी लम्हे जनरेटर ऑन हुआ और कमरा रोशन हो गया। रोशनी होते ही दोनों को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब थे। अरहम का एक हाथ जोया की कमर पर और दूसरा उसके कंधे पर था, जबकि जोया उसके बाजुओं में कैद थी। दोनों की नज़रें मिलीं और हट ना सकीं। अरहम की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो जोया को अपनी तरफ खींच रही थी। वो फौरन पीछे नहीं हटा, बल्कि एक लम्हे के लिए उसकी गहरी भूरी आंखों में देखता रहा, जैसे उसकी रूह में उतर जाना चाहता हो। ये खामोश केमिस्ट्री अल्फाज से ज्यादा ताकतवर थी।
अरहम ने आहिस्तगी से अपनी गिरफ्त ढीली की और जोया को सीधा खड़ा किया। ध्यान से चला करो, उसने नरमी से कहा और झुककर कॉफी का मग उठाने लगा। जोया ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। वक्त गुजरने के साथ उनके दरमियान एक अनकही हमाहंगी पैदा हो रही थी। अब उन्हें एक दूसरे की आदत का पता चल चुका था। अरहम जब लैपटॉप पर काम कर रहा होता और उससे कॉफ़ी की तलब होती तो वो सिर्फ अपना हाथ दाईं जानिब बढ़ाता और जोया बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे कॉफ़ी का मग उसके हाथ में थमा देती। न अरहम उसकी तरफ देखता न जोया कुछ कहती, बस एक खामोश सा सिंक्रोनाइजेशन का अमल था। एक दिन ऐसे ही काम करते हुए जब अरहम ने खाली मग बढ़ाया और जोया ने उसे भरा हुआ मग थमाया तो अरहम ने एक लम्हे के लिए टाइपिंग रोक दी। उसने मग थामे थामे गर्दन मोड़कर जोया को देखा जो पास ही सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। जोया ने उसकी नज़र महसूस करके सर उठाया। क्या हुआ, चीनी कम है क्या? अरहम ने नफ़ी में सर हिलाया और मुस्कुराहट दबाकर बोला, नहीं, परफेक्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये जुमला गैर मुतवक्का था। जोया के गाल तमतमा उठे। अरहम ने दोबारा स्क्रीन पर नजरें जमा ली, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान था। रात के खाने पर पूरा खानदान मौजूद था। माहौल अब काफ़ी हद तक मामूल पर आ चुका था। ताहिर साहब ने चम्मच रखते हुए अरहम की तरफ देखा। अरहम बेटा, वो तुम्हारा नारान वाला प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? वो रिजॉर्ट का काम शुरू होना था ना? अरहम ने टिश्यू से मुंह साफ किया और संजीदगी से जवाब दिया, जी बाबा, वो प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पर है, कंस्ट्रक्शन शुरू करवानी है। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा अगले हफ्ते, कुछ साइन ऑफ करने हैं और साइट का विजिट भी ज़रूरी है। शायद एक हफ्ता लग जाए। बेगम रिफ़त जो खामोशी से खाना खा रही थी फौरन बोल उठी, अरे बेटा, अकेले जाओगे? ऐसा करो जोया को भी साथ ले जाओ। बच्ची घर में बैठे बैठे बोर हो गई है, शादी के बाद कहीं गई भी नहीं। इस बहाने थोड़ी हवाखोरी हो जाएगी और उसका जहन भी ताज़ा हो जाएगा। ताहिर साहब ने भी तायद की, हाँ अरहम, रिफ़त भाभी ठीक कह रही हैं, तुम दोनों साथ जाओ, मौसम भी अच्छा है वहाँ। थोड़ा वक्त गुजारोगे तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। अरहम ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर उसने सबके सामने जोया की तरफ देखा। उसकी नज़रों में सवाल था। वो जोया पर अपनी मर्जी नहीं थोपना चाहता था। जोया, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम चलना चाहोगी? जोया के लिए पेशकश गैर मुतवक्के थी। उसने सबकी तरफ देखा जो मुंतज़िर थी, फिर उसने अरहम की तरफ देखा, जहाँ उसे अब अजनबियत नहीं बल्कि एक अपनाइयत महसूस होती थी। वो जानती थी कि अरहम के साथ वो महफूज है। उसने धीरे से सर हिला दिया, जी, जैसे आप ठीक समझें अरहम। अरहम के लबों पर इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, फिर हम परसों निकलेंगे, पैकिंग कर लेना। बेगम सलमा ने नाक भू चढ़ाई मगर खामोश रहीं, जबकि बाकी घर वाले इस फैसले पर खुश थे। जोया को अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उसकी और अरहम की ज़िंदगी का सबसे यादगार और फैसला कुन मोड़ साबित होने वाला है, जहाँ कुदरत के नज़ारे और तन्हाई उनके दरमियान से हर झिझक की दीवारें भी गिरा देगी। सफ़र का आगाज़ हुआ तो मौसम इंतहाई खुशगवार था। अरहम की लग्जरी गाड़ी मोटरवे पर फर्राटे भर रही थी। जोया ने हल्की नीले रंग का सूट पहन रखा था और वो बहुत तरोताज़ा लग रही थी। अरहम ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया तो जोया का पसंदीदा गाना गूंजने लगा। जोया ने हैरत से अरहम को देखा। आपको कैसे पता कि मुझे ये गाना पसंद है? अरहम ने स्टीयरिंग पर उंगलियां थिरकाते हुए लापरवाही से कहा, बस अंदाज़ा लगाया था और मेरा अंदाज़ा शाज़ो नादर ही गलत होता है। जोया मुस्कुरा दी। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ती गई ठंडक बढ़ती गई। वो एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर रुके। ठंडी हवा के झोंके जोया के वजूद को छू रहे थे। उसने बेख्तियार अपने बाजुओं को रगड़ा। उसे ठंड लग रही थी मगर वो शाल गाड़ी में भूल आई थी। अरहम जो कुछ फासले पर खड़ा वादी का नज़ारा कर रहा था, उसकी नज़र जोया पर पड़ी जो सर्दी से सुकड़ रही थी। वो खामोशी से उसके पास आया। उसने अपनी गर्म चमड़े की जैकेट उतारी, बिना कुछ कहे जोया के कांधों पर डाल दी। जोया ने चौंक कर उसे देखा। अरहम, आपको सर्दी लगेगी। अरहम ने उसकी जैकेट की कॉलर दुरुस्त करते उसकी आंखों में देखा। मुझे सर्दी नहीं लगती, लेकिन मैं तुम्हें कांपते हुए नहीं देख सकता। उसकी लहजे में जो मलकियत थी उसने जोया के दिल को गरमा दिया। जोया ने जैकेट को अपने गिर्द लपेट लिया जिसमें से अरहम की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। होटल पहुंचकर उन्होंने चेक इन किया। वहाँ का मौसम और तन्हाई दोनों को करीब ला रही थी। दिन में वो मुख्तलिफ मकामात की सैर करते और अरहम हर ख़तरनाक मोड़ पर
हर फिसलन वाली जगह पर मजबूती से जोया का हाथ थामे रखता। इसकी गिरफ्त इतनी मजबूत और हिफाजती होती कि जोया को महसूस होता कि दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। उसे बार बार रुहेल का ख्याल आता, जो उसे जज्बाती सहारा तो दूर की बात, इज्जत तक नहीं दे सका था। और एक ये शख्स था जो बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मुतालबे के उसे अपनी पलकों पर बिठा रहा था। एक झील के किनारे बैठते हुए जुया ने अरहम की तरफ देखा और गैर इरादी तौर पर पूछ बैठी, अरहम, आपने मुझसे शादी क्यों की? आप तो शादी के खिलाफ थे ना? अरहम ने पानी में कंकर फेंका और संजीदगी से बोला, मैं शादी के खिलाफ नहीं था जुया, बस गलत वक्त और गलत इंसान से शादी के खिलाफ था। लेकिन उसने जुया की तरफ मुड़कर देखा। कभी कभी इंसान के फैसले गलत होते हैं, मगर कुदरत का फैसला बेहतरीन होता है। मुझे लगता है कि मेरा वो इनकार मुझे तुम तक लाने का एक रास्ता था। अगर मैं हाँ कर देता तो शायद हम कभी एक दूसरे को इस तरह नहीं जान पाते जिस तरह हम जान रही हैं। जुया इसके जवाब पर खामोश हो गई। मोहब्बत अब दोनों तरफ से कोंपली फूट रही थी, मगर जबान खामोश थी। कुछ दिन खूबसूरत लम्हात गुजारने के बाद वापसी का सफर शुरू हुआ। लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी वो पहाड़ी रास्ते के दरमियान ही थे कि मौसम अचानक बिगड़ गया। काली घटाएं छा गईं और दिन में ही रात का समा हो गया। जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरहम ने वाइपर तेज कर दिए, मगर हद निगाह बहुत कम थी। अचानक आगे ट्रैफिक जाम नजर आया। मालूम हुआ कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से मेन रोड ब्लॉक हो चुका है और खुलने में घंटों लग सकते हैं। अरहम ने नक्शा देखा और जोया से कहा, यहाँ रुकना बेकार है। एक मुतबादल रास्ता है जो जंगल के बीच से होकर जाता है। थोड़ा कच्चा है, मगर हम जल्दी निकल जाएंगे। जोया ने असबाब में सर हिलाया। उसे अरहम के हर फैसले पर यकीन था। अरहम ने गाड़ी मोड़ ली। रास्ता वाकई खराब और वीरान था, कीचड़ और पत्थरों से भरा हुआ। बारिश तूफानी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा। गाड़ी के नीचे कोई नोकीला पत्थर टकराया। इंजन से अजीब सी आवाज आई और गाड़ी बंद हो गई। अरहम ने सेल्फ मारा, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने डैशबोर्ड पर देखा। ऑयल टैंक की लाइट जल रही थी। ओह शिट! अरहम ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। टैंक लीक हो गया। उसने बाहर देखा। घुप अंधेरा, तूफानी बारिश और जंगल का सन्नाटा, और गाड़ी का हीटर भी बंद हो चुका था। सर्दी इतनी तेजी से बढ़ रही थी, हालात खतरनाक हो रहे थे। बाहर का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात के करीब पहुंच रहा था और गाड़ी का लोहा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। जोया की हालत बिगड़ रही थी। उसके दांत बज रहे थे और होंठ नीले पड़ रहे थे। अरहम ने फौरन अपना फोन निकाला। सिग्नल्स बहुत कमजोर थे, मगर जीपीएस अभी भी काम कर रहा था। उसने नक्शा जूम किया तो उसके करीब ही एक जगह हंटिंग लॉज का निशान नजर आया, जो वहां से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर जंगल के अंदर था। अरहम ने एक फैसले कुन अंदाज में फोन जेब में डाला और जोया की तरफ मुड़ा। जोया, हम यहाँ गाड़ी में नहीं रुक सकते। अगर हम यहाँ रही तो सर्दी से जम जाएंगे। करीबी एक पुराना लॉज है, हमें वहां जाना होगा। जोया ने नीम व आंखों से उसे देखा। उसके जिस्म में हरकत करने की सकत नहीं थी, मगर अरहम पर उसका यकीन अटल था। अरहम ने गाड़ी के पिछले हिस्से से एक टॉर्च निकाली और अपनी जैकेट जोया के गिर्द अच्छी तरह लपेट दी। फिर वो बाहर निकला। तूफानी हवा ने उसे पीछे ढकेला, मगर वो चट्टान की तरह खड़ा रहा। उसने घूमकर जोया की तरफ का दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला। जोया ने बाहर कदम रखा तो कीचड़ में उसका पांव फिसल गया। अरहम ने उसे फौरन थाम लिया। मेरा हाथ मत छोड़ना, उसने बारिश के शोर में चीख कर कहा और जोया का हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। वो दोनों घुप अंधेरे में जंगल में टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे चलने लगे। रास्ता दुश्वार गुजार था। बारिश उनके चेहरों पर थप्पड़ की तरह बरस रही थी। जोया बार बार लड़खड़ाती, मगर अरहम हर बार उसे गिरने से बचा लेता। उसे तकरीबन घसीटते हुए ले जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दरख्तों के झंड में एक लकड़ी का पुराना कैबिन नजर आया। अरहम ने सुख का सांस लिया और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। कैबिन के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। अरहम ने इधर उधर देखा। उसे करीब ही एक भारी पत्थर नजर आया। उसने जोया को शेड के नीचे खड़ा किया और पूरी ताकत से पत्थर ताले पर दे मारा। 2-3 जरबों के बाद ताला टूट कर गिर गया। अरहम ने दरवाजा धकेला तो वो चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और खाक की बूटी।
अरहम जोया को लेकर अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी ताकि हवा अंदर ना आ सके। टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहाँ एक टूटी हुई पुरानी चारपाई और कोने में एक अंगीठी बनी हुई थी। फर्श पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी थीं, मगर वो भी नमी की वजह से गीली लग रही थीं। अरहम ने जोया को चारपाई पर बिठाकर खुद लकड़ियाँ जलाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और कुछ पुराने कागजात जलाकर आग भड़काने की कोशिश की, मगर लकड़ियाँ गीली होने की वजह से सिर्फ धुआं दे रही थीं, आग नहीं पकड़ रही थीं। अरहम ने मायूसी से लकड़ियों को ठोकर मारी और मुड़कर जोया को देखा। जोया की हालत अब तशवीशनाक हो रही थी। वो चारपाई पर लेटी बुरी तरह से कांप रही थी। उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था और वो होशो हवास खो रही थी। अरहम तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ थामा। वो बर्फ की तरह ठंडा था। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि जोया को हाइपोथर्मिया हो रहा है और अगर उसे फौरी गर्मी ना मिली तो उसकी जान जा सकती है। अरहम के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने फौरन अपनी भीगी हुई शर्ट उतार फेंकी। उसका मजबूत और कसरती बदन बारिश के पानी से भीगा हुआ था, मगर उसके जिस्म में हरारत थी। वो चारपाई पर चढ़ा और जोया को अपनी तरफ खींच लिया। जोया नीम बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। अरहम ने जोया को अपने सीने से लगा लिया ताकि उसके जिस्म की गर्मी जोया में मुंतकिल हो सके। सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए जिस्मानी कुर्बत अब मजबूरी भी थी और ज़रूरत भी। अरहम ने जोया को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। जोया का सर अरहम के सीने पर था, जहां वो उसके दिल की बेतरतीब धड़कनें सुन सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता अरहम के जिस्म की तपश जोया के ठंडे वजूद में उतरने लगी। अरहम ने अपना चेहरा जोया के गीले बालों में छिपा लिया और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। जोया की जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने नीम व आंखों से अरहम को देखा, जो उस वक्त उसे बचाने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार था। बाहर तूफान पूरे जोरों पर था और कैबिन के अंदर जज्बात का लावा पक रहा था। अरहम ने जोया का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और दीवानगी भी। जोया, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पास हूँ। अरहम की आवाज़ भारी और नशीली। जोया ने लरसते होंठों से कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। वो आहिस्ता से झुका और जोया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये लम्स इतना शदीद और जज्बाती था कि जोया को लगा जैसे उसके अंदर जिंदगी की लहर दौड़ गई हो। अरहम ने शिद्दत से उसके लबों को चूमा, उसे अपनी सांसों के जरिए जिंदगी दे रहा था। जोया ने बेख्तियार अपने बाजू अरहम की गर्दन में डाल दिए और उसे अपने मजीद करीब कर लिया। ये इशारा काफ़ी था। अरहम ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। अरहम ने जोया की गर्दन और कांधों को दीवानावार चूमना शुरू किया। उसका हर बोसा जोया के जिस्म में आग लगा रहा था। जोया, जो अब तक सर्दी से कांप रही थी, अब अरहम की मोहब्बत की तपश से दहक रही थी। अरहम का हाथ उसकी कमर पर रेंगता हुआ उसे अपने साथ जोड़े हुए था। उसने जोया के कान के पास झुककर सरगोशी की। तुम मेरी हो जोया, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। जोया ने जवाबन अरहम के बालों में उंगलियां उलझा दी और उसे अपनी तरफ खींचा। दोनों के दरमियान हाइल हर फासला मिट गया। अरहम ने उसकी गीली कमीज को उसके बदन से जुदा किया और उसकी धड़कन पर हाथ रख दिए। जोया की सांसें तेज हो गईं और उसके मुंह से बेख्तियार अरहम का नाम निकला और अरहम ने उसकी चाहत को महसूस करते हुए उसे अपनी गिरफ्त में भी लिया। ये रात उनके जिस्मानी और रूहानी मिलाप की रात बन गई, जहां बाहर बादल गरज रहे थे और अंदर दो प्यासे वजूद एक दूसरे में मदगम होकर एक हो रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को इस तरह चाहा जैसे जिंदगी की आखिरी रात हो। हर लम्स में एक दावा और हर बोसे में एक वादा था। सुबह होने तक वो दोनों एक दूसरे की रूह में उतर चुके थे और उनके दरमियान अना और अजनबियत की आखिरी दीवार भी गिर चुकी थी। अगली सुबह जब जोया की आंख खुली तो तूफान थम चुका था और खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं। जोया ने खुद को अरहम की मजबूत बाहों में कैद पाया। अरहम गहरी नींद में था। उसका चेहरा जोया के बिल्कुल करीब था और उसका एक हाथ जोया के पेट पर था। जोया को रात के लम्हात याद आए तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया, मगर उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सा सुकून और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। वो अब मुकम्मल तौर पर अरहम की थी। उसने आहिस्तगी से अरहम के माथे पर बिखरे बाल हटाए। अरहम की आंख खुल गई। उसने सामने जोया को मुस्कुराते हुए देखा तो उसके लबों पर भी शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने जोया को छोड़ने के बजाय मजीद अपनी तरफ खींच लिया। उसकी गर्दन पर मुंह रखकर भारी आवाज में बोला, सुबह बखैर मिसेज अरहम।
कैसी तबीयत है आपकी? जोया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। बहुत बेहतर, आपकी वजह से। अरहम ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और उसके होंठों का एक मुख्तसर मगर गहरा सा बोसा लिया। शुक्रिया अल्फाज में नहीं, अमल में चाहिए, और अब की बहुत सा प्यार बाकी है। जोया हंस पड़ी और अरहम के सीने में मुंह छुपा लिया। कुछ घंटों बाद रोड क्लियर होने की खबर मिली। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामी गाड़ी तक पहुंचे। अब उनके दरमियान कोई दूरी नहीं थी। वापसी का सफर खामोश मगर इंतहाई पुरसुकून था। अरहम बार बार जोया का हाथ उठाकर चूम लेता। उसकी नजरों में अब जोया के लिए वो दीवानगी थी जो सिर्फ एक आशिक की आंखों में होती है। हवेली पहुंचते ही उन्हें एक झटका लगा। गेट पर एक पुरानी टैक्सी खड़ी थी और अंदर से रोने धोने की आवाजें आ रही थीं। अरहम और जोया तेजी से अंदर दाखिल हुए। लाउंज का मंजर देखकर उनके कदम वहीं जम गए। फर्श पर एक शिकस्ता हाल शख्स मैले कुचले कपड़ों में बैठा ताहिर साहब के पैर पकड़े रो रहा था। कोई और नहीं, रुहैल था। वो रुहैल जो बड़े गुरूर से घर छोड़कर गया था, आज कंगाल और जलील होकर वापस लौटा था। शीजा उसे लूट कर फरार हो चुकी थी। उसने रुहैल का सारा पैसा, जेवरात और कार्ड्स चुराई और अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड के साथ दुबई भाग गई। रुहैल के पास न रहने का ठिकाना था, न खाने का, न पैसे। वो दर दर की ठोकरें खाकर वापस अपनी पनाहगाह यानी घर लौटा था। ताहिर साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख था, मगर बात की मोहब्बत उन्हें कमजोर कर रही थी। रुहैल गिड़गिड़ा रहा था। बाबा मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था। शीजा ने मुझे धोखा दिया, मैं बर्बाद हो गया। मुझे पनाह दे दें, वरना मैं मर जाऊंगा। अरहम ने आगे बढ़कर नफरत से रुहैल को देखा। उसने जोया का हाथ मजबूती से थाम रखा था, जैसे रुहैल को बता रहा हो कि अब ये मेरी है। रुहैल ने सर उठाकर देखा तो अरहम और जोया को एक साथ हाथों में हाथ डाले खड़ा पाया। जोया के चेहरे पर एक अलग ही निखार और एतमाद था जो पहले कभी नहीं था। रुहैल की आंखों में एक लम्हे के लिए हसद की चिंगारी भड़क उठी। ताहिर साहब ने बेटी को ठोकर मारी, मगर फिर दिल पर पत्थर रखकर बोले, तुझे घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि तू मेरा खून है, मगर आज के बाद तू मेरे लिए बेटे के दर्जे पर नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ। रुहैल सर झुकाकर वहां से उठा। गुजरते हुए उसकी नजर जोया पर पड़ी। जोया ने नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि अरहम के बाजू को मजीद मजबूती से थाम लिया। ये रुहैल के लिए खामोश तमाचा था। अरहम जोया को लेकर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रुहैल उन्हें हसरत और जलन से देखता जा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, मगर उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिसे वो पेंडू और बेवकूफ समझकर छोड़ गया था, वो आज उसके कामयाब और वजीह भाई की बाहों में खुश थी। कुछ दिन गुजर गए। रुहैल घर में एक साई की तरह रहता था। सब उसे नजरअंदाज करती थी, लेकिन उसकी नजरें हर वक्त जोया का ताकुब करती थी। वो देख रहा था कि जोया वो डरी सहमी लड़की नहीं रही। वो अरहम के साथ हंसती है, उसके बिजनेस डिनर में उसके साथ जाती है और अरहम उस पर जान छिड़कता है। ये सब रुहैल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। उसका शैतान ज़हन फिर से जाग उठा। उसे लग रहा था कि जोया अभी भी उससे मोहब्बत करती होगी और अरहम ने शायद उसे ज़बरदस्ती रखा हुआ है। वो अपनी नाकामी और एहसास कमतरी मिटाने के लिए जोया को दोबारा हासिल करने के ख्वाब देखने लगा। एक दोपहर अरहम ऑफिस में था और घर पर ज्यादा लोग नहीं थे। जोया किचन में अरहम के लिए उसकी पसंदीदा खीर बना रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो पलटी तो दरवाजे पर रुहैल खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। जोया चौंकी और फौरन अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ से जाएं, जोया ने सख्त लहजे में कहा। रुहैल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और जज्बाती अंदाज में बोला, जोया मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो। देखो मैं वापस आ गया हूँ। मैं जानता हूँ तुम अरहम भाई के साथ खुश नहीं हो। वो एक रूखी तबीयत का इंसान है। वो तुम्हें वो प्यार नहीं दे सकता जो मैं दूंगा। जोया को उसकी बात पर शदीद गुस्सा आया। उसने पीछे हटते हुए कहा, अपनी जबान बंद रखो रुहैल। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मेरे शौहर का नाम भी अपनी गंदी जबान से मत लो। लेकिन रुहैल बाज ना आया। उसने अचानक आगे बढ़कर जोया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं तुम्हें इस कैद से निकाल लूंगा जोया, चलो मेरे साथ। जोया ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ रुहैल के मुंह पर दे मारा। चटाख! थप्पड़ की गूंज पूरे किचन में फैल गई। रुहैल गाल पर हाथ रखे हक्का बक्का रह गया। जोया का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने उंगली उठाकर चीख कर कहा,
अपनी हद में रहो रुहेल, अरहम की जूती की खाक भी नहीं हो तुम। वो मेरे शौहर भी हैं और मेरा मान भी। जिस दिन तुमने मुझे ठुकराया उसी दिन मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकल गई थी और अब मेरे दिल में सिर्फ अरहम बसते हैं। अगर आइंदा तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे ताया के बेटे हो। ऐन उसी वक्त किचन के दरवाजे पर एक परछाई नमूदार हुई। अरहम वहां खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून और फख्र से दमक रहा था। उसने जोया की सारी बातें सुन ली थीं। वो धीरे से ताली बजाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वाह जोया, आज तुमने साबित किया है कि तुम वाकई मिसेस अरहम हो। फिर उसकी नज़र रुहेल पर जम गई और उसकी आंखों में खून उतर आया। वो शेर की तरह धाड़ा और एक ही झटके में रुहेल का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा दिया। बर्तनों की छनकार के साथ रुहेल की पुष्ट दीवार से टकराई और उसका सांस भी हलक में अटक गया। अरहम की आंखों में इस वक्त खून उतर आया था। वो एक भाई नहीं बल्कि एक गैरतमंद शौहर के रूप में खड़ा था। उसने रुहेल की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, यहाँ तक कि रुहेल का चेहरा नीला पड़ने लगा। खबरदार, अगर आइंदा तुमने मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो, या उसके बारे में अपनी गंदी जबान से एक लफ्ज भी निकाला तो, मैं भूल जाऊंगा कि हमारी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा रोहेल, ये अरहम का वादा है। अरहम की आवाज में इतनी दहशत थी कि रोहेल कांपने लगा। उसने अपनी जिंदगी में अरहम का ये रूप कभी नहीं देखा था। जोया एक तरफ खड़ी सीने पर हाथ रखे जोर जोर से सांस ले रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि फख्र था। उसे यकीन हो गया था कि जब तक अरहम उसके साथ है दुनिया की कोई ताकत उसे मैली आंख से नहीं देख सकती। अरहम ने एक झटके से रोहेल को छोड़ा और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा और खांसने लगा। अरहम ने हकारत से उसे देखा और फिर मुड़कर जोया के पास आया। उसका लहजा फौरन नर्म हो गया। तुम ठीक हो जोया? उसने जोया के चेहरे को हाथों में लेकर पूछा। जोया ने इस्बात में सर हिलाया और उसके सीने से लग गई। अरहम ने उसे अपने बाजुओं में भी लिया और रुहेल की तरफ देखे बगैर जोया को लेकर बाहर निकल गया। रुहेल फर्श पर बैठा अपनी जिल्लत और नाकामी की आग में जलता रहा। उसकी आंखों में अपनायत नहीं बल्कि इंतकाम की शोले भड़क रहे थे। उसने कसम खाई कि वो अरहम को बर्बाद करके दम लेगा, उससे उसकी खुशी, उसका बिजनेस और उसका हुरूर छीन लेगा। अगले दिन बज़ाहिर खामोशी से गुजरे, मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मजलूम बनकर रहना शुरू कर दिया ताकि सबकी हमदर्दियां हासिल कर सके, मगर पसे पर्दा वो एक घिनौनी साजिश तैयार कर रहा था। वो जानता था कि अरहम की जान, उसका बिजनेस अरहम टेक्सटाइल्स है। उसने अरहम के लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर तक रसाई हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। उसे इल्म था कि अरहम एक बहुत बड़े इंटरनेशनल टेंडर पर काम कर रहा है जिसकी मालियत करोड़ों में थी, और अगर उस प्रोजेक्ट की कोटेशंस और खुफिया मालूमात लीक हो जाती तो अरहम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। रोहेल ने अरहम की हरीफ कंपनी से राब्ता किया और मुंह मांगी कीमत के बदले वो फाइल्स उन्हें बेचने का सौदा कर लिया था। एक रात जब अरहम और जोया अपने कमरे में थे, रोहेल दबे पांव स्टडी रूम में दाखिल हुआ। उसने अरहम का सिस्टम ऑन किया। वो जानता था कि अरहम अक्सर पासवर्ड्स डायरी में नोट करता है। उसने दराज से डायरी निकाली और सिस्टम हैक कर लिया। उसने तेजी से डेटा और यूएसबी में ट्रांसफर करना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। बस कुछ देर और, फिर देखता हूँ अरहम कैसे सर उठाकर चलता है। फाइल कॉपी हो रही थी। 99%, 100% काम मुकम्मल हो गया। रुहेल ने यूएसबी निकाली और जेब में डालकर मुड़ने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट्स ऑन हो गईं। रुहेल की आंखें चुंधिया सी गईं। सामने दरवाजे पर अरहम सीने पर हाथ बांधे खड़ा था और उसके साथ ताहिर साहब और आसिफ साहब भी मौजूद थे। अरहम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी, जबकि ताहिर साहब का चेहरा दुख और गुस्से से सपाट था। अरहम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आया। क्या हुआ छोटे भाई, चोरी मुकम्मल हो गई? रुहेल के हाथों से पसीना छूटने लगा। वो हकलाया, भाई मैं तो बस। अरहम ने मेज पर हाथ मारा और सख्त लहजे में बोला, बस करो ये ड्रामा। मुझे पहले दिन से तुम पर शक था, इसीलिए मैंने तुम पर नजर रखी हुई थी। वो फाइल जो तुमने कॉपी की है वो जाली है। असल फाइल मैं कब की महफूज कर चुका हूं। मैं बस बाबा को तुम्हारा ये मकरूर चेहरा दिखाना चाहता था। ताहिर साहब आगे बढ़े और उनकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजा पत्थर जैसा सख्त था। उन्होंने रुहेल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा।
शर्म नहीं आई तुझे? अपने ही भाई की पीठ में खंजर घोंपते की थी। तू सांप है जिसे जितना भी दूध पिलाओ वो डसने से बाज नहीं आता। निकल जाओ मेरे घर से इसी वक्त, और आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम मेरे लिए मर चुके हो। रुहेल ने माफ़ी मांगने की कोशिश की मगर अरहम ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। गार्ड्स ने रुहेल को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए हवेली के गेट से बाहर फेंक दिया। हवेली का बैरूनी गेट उसके मुंह पर बंद हो गया और इसके साथ ही उसकी वापसी के तमाम रास्ते भी बंद हो गए। वो हमेशा के लिए अपनी ही लगाई हुई आग में जलने के लिए तन्हा रह गया। इस वाक़ये के बाद हवेली का माहौल पुरसुकून हो गया। एक गंदगी थी जो साफ हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ मोहब्बत और अपनाइयत का बसेरा था। 2 माह का अरसा पलक झपकते गुजर गया। अरहम और जोया की जिंदगी खूबसूरत ख्वाब की तरह रवां थी। उनके दरमियान मोहब्बत अब जुनून की हदों को छू रही थी। अरहम जो कभी काम के अलावा किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देता था, अब ऑफिस से जल्दी आने लगा। उसकी हर शाम जोया के नाम होती। वो दोनों घंटों बातें करते, कभी लॉन में चहलकदमी करते, कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती। जोया ने अरहम की जिंदगी के खाली कैनवस में मोहब्बत के ऐसे रंग भर दिए थे कि अब उसे अपनी साबका जिंदगी बेमानी लगती थी। एक खूबसूरत शाम बारिश थमने के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार था। जोया अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। उसने गुलाबी रंग का शिफोन का सूट पहन रखा था जो उसकी रंगत को मजीद निखार रहा था। वो कानों में झुमके पहन रही थी कि अरहम कमरे में दाखिल हुआ। जोया को देखकर उसके कदम रुक गए। वो मसहूर कुन लग रही थी। अरहम खामोशी से उसके पीछे आया और आईने में उसके अक्स को देखने लगा। जोया ने आईने में अरहम को देखा तो शर्माकर नजरें झुका ली। अरहम ने आहिस्ता से आगे बढ़कर जोया की कमर में अपने दोनों हाथ डाले और उसे अपने करीब कर लिया। उसने अपनी ठोड़ी जोया के नाजुक कांधे पर टिका दी। जोया की जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। अरहम की कुर्बत उसे हमेशा मदहोश कर देती थी। बहुत प्यारी लग रही हो। अरहम ने उसके कान के पास सरगोशी की। उसकी गर्म सांसें जोया के कान की लौ को छू रही थी। जोया ने मुस्कुराकर आईने में अरहम की आंखों में देखा। सिर्फ आपके लिए। अरहम ने उसकी गर्दन पर एक नर्म बोसा दिया और अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली। तुम जानती हो जोया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला हो। अगर तुम ना होती तो मैं शायद एक मशीन की तरह जी रहा होता। तुमने मुझे जीना सिखाया है। जोया का दिल भर आया। वो घूमी और अरहम के कोट की कॉलर दुरुस्त करते हुए बोली, और आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया अरहम। मुझे वो इज्जत दी जिसकी मैं हकदार थी। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अरहम ने उसके माथे पर बोसा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में मध्यम रोशनी और मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी। ये लम्हा उन दोनों के लिए वक्त थम जाने जैसा था। अचानक जोया को कुछ याद आया। वो अरहम की गिरफ्त से थोड़ा आज़ाद हुई और शरारती से अंदाज में मुस्कुराई। अरहम, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अरहम ने भौवें उचकाईं। अच्छा, कैसा सरप्राइज़? जोया ने दराज से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला और अरहम की तरफ बढ़ा दिया। ये ले, इसे खोले। अरहम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और लिफाफा थाम लिया। उसने आहिस्ता से लिफाफा खोला और अंदर मौजूद कागज़ को बाहर निकाला। वो एक मेडिकल रिपोर्ट थी। अरहम ने पहली लाइन पढ़ी और उसके हाथ वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरत और बेपनाह खुशी से फैल गईं। उसने दोबारा पढ़ा ताकि यकीन कर सके। रिपोर्ट पॉजिटिव थी। वो बाप बनने वाला था। अरहम ने बेयकीनी से सर उठाकर जोया को देखा।